जय हिंद दोस्तों। आज हम एक नए टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। पोस्ट कॉलोनियल स्टेट उत्तर उपनिवेशवाद के बारे में बात करेंगे। तो जो लोग वीडियो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अब बात करते हैं पोस्ट कॉलोनियल शब्द जो है उत्तर उपनिवेशवाद का प्रयोग उन नव स्वतंत्र देशों के लिए किया जाता था जो स्वतंत्रता के बाद अपने विकास के लिए तत्पर थे, लेकिन वे लोग अभी भी पिछड़े हुए थे। इन देशों की जो संख्या है वो 130 से 180 के बीच में है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इन देशों ने अलग अलग राजनीतिक प्रणालियों को अपना लिया, परंतु सभी देशों का जो लक्ष्य जो था वो आर्थिक विकास में आगे बढ़ना था। वहाँ की जो जनता थी उनकी तकलीफों को दूर करना था। ये तीसरी दुनिया जो थी उनकी उपनिवेशवाद के समाप्ति के बाद वहाँ के देशों ने निम्नलिखित प्रणालियों को अपनाया है। आइए उनको देखते हैं और समझते हैं। पहला है परंपरागत शासन प्रणाली। परंपरागत शासन प्रणाली गुलामी के बाद स्वतंत्र होने वाले राष्ट्रों में कुछ ऐसे देश थे जिन्होंने परंपरागत राजनीति प्रणाली को अपनाया। ऐसे कुछ देश में आज भी राजतंत्रीय प्रणाली पाई जाती है। ऐसे देशों की संख्या लगभग 10 के आसपास है। इन देशों में सऊदी अरब, मोरक्को आदि आते हैं। यहाँ पे जो शासन प्रणाली होता है वो वंश के अनुसार जो राजा बनते हैं वो वंशानुगत बनते हैं। ये वंशानुगत जो राजा होते हैं इनके हाथों में शासन की जो शक्तियाँ हैं वो होती है, और यहाँ जो शासन की शक्तियाँ होती है वो केंद्रीकृत होती है। मतलब कि जो शक्ति होगी वो ये राजा जो होंगे वहाँ के उनके पास ही होगी। ऐसे शासन व्यवस्था जो होते हैं वहाँ पे जो शासन व्यवस्था का जो अस्थायित्व होता है वो बहुत ही अधिक होता है। वहाँ पे जल्दी बदलाव नहीं होते हैं, और यहाँ पे जो आर्थिक विकास के कार्य जो हैं वो बहुत ही अधिक होते हैं, लेकिन जो विकास का लाभ होता है वो राजा या उच्च वर्ग के लोगों के पास जो है उन लोगों के पास ही चला जाता है। यहाँ पे जो आम जनता है उनके ऊपर या उनके तक लाभ जो है नहीं पहुँच पाता है। ऐसे देशों में जो मानव अधिकार है या फिर मानव का अस्तित्व है वो बहुत ही कम होता है। उनके अधिकारों का अस्तित्व बहुत ही कम होता है। अब आगे हम दूसरा बात करेंगे, वर्गतंत्रीय व्यवस्था। नव स्वतंत्र देशों में कुछ देश के अंतर्गत वर्गतंत्रीय व्यवस्था भी स्थापित हुई। वर्गतंत्र का मतलब होता है कि किसी भी एक व्यक्ति के हाथ में शासन ना देकर कुछ व्यक्तियों के हाथों में शासन देना। यहाँ पे जो शासन व्यवस्था होगी वो किसी एक व्यक्ति के पास नहीं होगी, कुछ लोगों के पास जो शासन की शक्ति होती है वो प्राप्त होती है। और इस तरह की जो शासन व्यवस्था है वो अधिकतर लैटिन अमेरिका के जो कुछ देश हैं वहाँ पे देखी जाती है। और यहाँ का जो शासन व्यवस्था है वहाँ उस शासन व्यवस्था को लोगों का समर्थन प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे जो शासन व्यवस्था चलाई जाती है वो शक्ति के आधार पे चलाई जाती है। तीसरा हम बात करेंगे मार्क्सवाद या और साम्यवाद व्यवस्था वाले देश। तीसरी दुनिया के जो कुछ देश हैं उन्होंने मार्क्सवाद और साम्यवाद शासन व्यवस्था को अपनाया। इन देशों में जो प्रमुख है वो अल्जीरिया, उत्तर कोरिया, वियतनाम, क्यूबा आदि हैं। इन देशों में साम्यवादी व्यवस्था तो अपनाया गया, किंतु इनका जो साम्यवादी व्यवस्था था वो पश्चिम साम्यवादी व्यवस्था से बिल्कुल ही अलग था। इन देशों में जो साम्यवादी दल है सिर्फ उसी को मान्यता प्राप्त थी जो कि केंद्रीकृत राजनीतिक दल हैं, और यहाँ शासन वास्तव में एक दल और एक नेता के द्वारा ही निर्देशित होता था।
आगे हम बात करेंगे बहुतंत्रीय व्यवस्था वाले देश। ऐसे देशों में प्रायः प्रजातांत्रिक व्यवस्था को अपनाया। ये देश प्रजातांत्रिक देश के रूप में जाने जाते हैं। इन देशों में जो चुनाव होता है वो स्वतंत्र तरीके से और निष्पक्ष तरीके से जो चुनाव प्रक्रिया होता है, यहाँ के जो लोग होते हैं उनको स्वतंत्र पूर्वक सोचने और उनको विचार रखने का अधिकार प्राप्त होता है कि वो अपने शासन के लिए किस सरकार को चुनेंगे। और यहाँ पे की जो जनता होती है वो अपना विरोध जो है एक विधिवत तरीके से प्रकट करती है, कानूनी तरीके से। मतलब जैसे कि अनशन करके या फिर विरोध प्रदर्शन हो गया, जैसे धरना देते हैं, भूख हड़ताल, ऐसे ही मतलब संवैधानिक तरीके से अपना विरोध प्रकट करती है। और यहाँ की शासन व्यवस्था में निरंकुशता को रोकने के लिए शक्तियों का पृथक्करण किया गया है, शक्तियों का विभाजन किया गया है। यहाँ पे स्वतंत्र न्यायपालिका की भी व्यवस्था की गई है। इन देशों में विधि का शासन पाया जाता है, मतलब यहाँ पे जो कानूनी प्रक्रिया से जो शासन व्यवस्था है वो चलाई जाती है। और ऐसे देशों में हम देखते हैं कि भारत, श्रीलंका आदि का नाम मुख्य रूप से आता है। आगे हम बात करेंगे समाजवादी व्यवस्था वाले देश। तीसरी दुनिया के कुछ देश समाजवादी शासन व्यवस्था को अपना लिए। इनमें समाजवादी शासन व्यवस्था देखने को मिलती है। ऐसे व्यवस्था के अंतर्गत एक दलीय प्रणाली का प्रचलन होता है। इन देशों का जो शासन प्रणाली है वो केंद्र के ऊपर आधारित होता है तथा शक्ति पृथक्करण का अभाव होता है। यहाँ पे शक्तियों का जो बंटवारा है वो नहीं होता है। यहाँ पे जो शक्ति है वो केंद्र के पास होती है। यहाँ के जो लोग होते हैं उनको ये पूर्ण राजनीतिक अधिकार नहीं प्राप्त होते हैं। यहाँ के लोगों को कुछ ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। समाजवादी व्यवस्था का जो लक्ष्य होता है वो आर्थिक विकास के लाभ को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। ऐसे व्यवस्था में ऐसे देश में प्रमुख रूप से म्यांमार, वर्मा या तंजानिया आदि आते हैं। ऐसे देशों में राजनीतिक अस्थायित्व से दूर होते हैं। यहाँ पे जो राजनीतिक होती है वो अस्थायी होती है, स्थिर नहीं होती है। अर्ध सहयोगात्मक राजनीतिक वाले देश, इनके बारे में हम आगे देखेंगे। लैटिन अमेरिका के कुछ देश में सरकार, यहाँ जो कुछ देश हैं उसमें सरकार समाज के कुछ वर्गों के सहयोग से ही चलता है। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो पूर्ण जनतांत्रिक व्यवस्था है उसका अभाव होता है। यहाँ सारे वर्गों का समर्थन सरकार को प्राप्त नहीं होता है। प्रायः इन देशों में क्षेत्रीय आधार पर प्रभावशाली परंपरागत आधार पर सरकार चला जाती है। ऐसी व्यवस्था में ग्रामीण और शहरी प्रभावशाली सत्ता प्राप्त के लिए प्रतिस्पर्धा चलती है। और इन दोनों ही क्षेत्रों के प्रभावशाली वर्गों के बीच संतुलन कायम कर सरकार का संचालन हो रहा है। इन देशों में प्रायः आदर्शवादी तथा उदारवादी दोनों ही तरह के राजनीतिक दल दिखाई पड़ते हैं। ऐसे शासन व्यवस्था वाले देश जो हैं वो चिली, कोलंबिया, उरुग्वे आदि का नाम आता है। यह राजनीतिक जीवन में मध्यम तथा उच्च वर्ग दोनों का ही बोलबाला होता है। यहाँ के लोग जो होते हैं वो राजनीतिक में काफ़ी सक्रिय भूमिका निभाते हैं। यहाँ का जो संचार माध्यम है उनको स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त होता है। यहाँ का जो न्यूज़ होता है वो स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। ऐसे जो देश होते हैं वो साम्यवाद या बहुदलीय देशों के बीच के देश माने जाते हैं। आगे हम बात करेंगे सैनिक तंत्रीय व्यवस्था वाले देश। तीसरी दुनिया के कुछ देश
में सैनिक शासन प्रणाली पाई जाती है। इन देशों में उपनिवेशवाद के बाद प्रजातंत्रीय व्यवस्था को स्थापित किया गया, लेकिन वहाँ यह व्यवस्था जो स्थापित हुआ वो क्षेत्रीय लोगों की समस्या का निवारण नहीं कर पा रहा था। इसके वजह से जो सैनिक क्रांति हुई और वहाँ पे सेना का प्रभाव सामने आया और ऐसे बहुत सारे देशों में सैनिक तंत्र की स्थापना कर दी गई। ये लोग हिंसात्मक तरीके से सत्ता का जो है वो तख्ता पलट करते हैं और उपनिवेशवाद की समाप्ति के बाद विकासशील देशों में उपरोक्त जो हम चर्चा किए ऐसी राजनीतिक व्यवस्था हमें दिखाई पड़ती है। उपनिवेशवाद की समाप्ति के बाद प्रायः यह देखा गया कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था स्थायित्व प्राप्त कर सकी। अधिकतर देशों में प्रजातांत्रिक व्यवस्था से अलग हटकर अन्य प्रकार के शासनों का जो व्यवस्था है, मॉडल है, वो देखने को मिला। इसमें से कुछ पूर्व के जो राजनीतिक विचारक हैं उन्होंने एक सर्वेक्षण किया और यह बताया कि पूरे दुनिया में 12 ऐसे देश हैं जो राजतंत्रीय व्यवस्था से चलते हैं, 5 ऐसे देश हैं जो पुरातन वर्ग तंत्र व्यवस्था के हैं और 10 ऐसे देश हैं जो नवीन वर्ग तंत्र को अपनाए हैं, 3 ऐसे देश हैं जो समाजवादी व्यवस्था वाले देश हैं, 5 ऐसे देश हैं जो साम्यवादी व्यवस्था वाले देश हैं, 7 ऐसे देश हैं जो अर्ध सहयोगात्मक व्यवस्था वाले देश हैं और 15 ऐसे देश हैं जो बहुतंत्रीय व्यवस्था वाले देश हैं और 5 देश ऐसे भी हैं जो सैनिक तंत्रीय व्यवस्था को अपनाए हुए हैं। और इनमें जो ये व्यवस्था है वो शासन के लिए उपयोग किया जाता है। इनका शासन व्यवस्था जो है इन सारे विधियों के द्वारा चलाया जाता है और इनका जो शासन प्रक्रिया है वो अलग अलग तरीके से चलता है। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद। लाइक, सब्सक्राइब। थैंक यू।